क्या करूँगा बस वही मसला आपको ट्रांसफर का जो भी प्रोसेस है बता दूसरा तो सिविल की बात की थी कि क्या आएगा और उसको उसको करा देंगे मैं बहुत देर हो गया ना तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्या है और वो फिल्टर का भी बात नहीं थी तुम्हारे हाँ ये निकले हुए हैं कुछ इधर निकले हुए हैं लेकिन बस वो थोड़ा होता है ना कि सही करने के लिए धीरे धीरे उसको थोड़ा बड़ा कर देते वो है तो मैं चाह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे ओके करोगे तो मैं करूँ बुला के उसको मैं उसको शेप वगैरह समझ में आ हुआ है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी अंदर मैं आऊँगा जिसको भी प्रॉब्लम मैं गाइड करूँगा प्रॉपर हो जाए कोशिश करो यार वो बंदा कल आ जाए तो बहुत अच्छा है यहाँ बस वो इलेक्ट्रिकल है बिल्कुल सही कह रहे हो उसी से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी और उनको दूसरा डिजाइन जो तुम्हें बताया नहीं तो मैं ऊपर से जाओगे तो सीधे निकले हुए ना कुछ आइडिया वैसे ये कि दो है जो कि अंदर की तरफ है वो ऊपर से ठीक है ना चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा मेरी आवाज आ रही है? जरा रिप्लाई कर दें तो क्लास स्टार्ट कर लें हम। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 11 में मैंने आप लोगों को बुक के तमाम न्यूमेरिकल्स करा दिए थे और उसके बाद बुक की एग्जांपल्स भी करवा दी थी और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ये करने बहुत जरूरी है क्योंकि ये बुक में नहीं है और ये पिछले 10 साल के एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरा इसको देख लें आप। A tank contains 20 liters of air at 30 centigrade and a pressure of 5.01 into 10 power 5 Newton per meter square. पार्ट ए में कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ एयर और बी में कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई एट 1 atm प्रेशर एंड 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और लास्ट में इन्होंने कहा हुआ है कि द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 28.8 ग्राम पर मोल। अब पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं, अभी बी को छोड़ दें आप, अब पहले आप बात करें ए की। अब ए में ये कहते हैं कि एक टैंक है, उस टैंक के अंदर 20 लीटर हवा है, तो 20 लीटर क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम हो गया। ठीक है जी, 20 लीटर गैस का वॉल्यूम है। 20 लीटर का मतलब है 20 डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखिएगा, जितने लीटर्स होते हैं उतने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि हम पीछे ये पढ़ के आए हैं कि 1 लीटर गैस जो है 1 लीटर गैस 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है, तो 20 लीटर 20 डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो जब भी आपको डेसीमीटर से मीटर में लाना होता है तो आप 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब है तो आप क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड करेंगे और 10 पे क्यूब लगा देंगे, तो इस तरह डेसीमीटर क्यूब जो है वो मीटर क्यूब में चला जाएगा। ठीक है जी, तो 10 के क्यूब का मतलब है 1000, तो जब आप 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम। अब आपका वॉल्यूम ये लीटर से मीटर क्यूब में चला गया, अब ये सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट में आ गया। ठीक है जी, तो 20 लीटर जो है वो एयर मौजूद है उस टैंक में और टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड, इसको आप केल्विन में लाएंगे, ये 303 केल्विन हो जाएगा और प्रेशर जो है वो 5.01
10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो वो यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, इसको तो आपको कोई चेंज नहीं करना। तो तीन चीजें हमारे सामने आ गई, ये गैस का वॉल्यूम आ गया, ये प्रेशर आ गया, ये टेम्परेचर आ गया, और जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया है एयर का वो 28.8 ग्राम पर मोल है, जिसका मतलब है कि अगर आप 1 मोल एयर को तोलेंगे तो 1 मोल एयर जो है वो 28.8 ग्राम की होगी, तो 28.8 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है इसका 28.8 ग्राम पर मोल हो गया। इसको भी आप ग्राम पर मोल से किलोग्राम पर मोल में लाएंगे एसआई करने के लिए, तो आप ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.0288 किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये यूनिट भी आपकी एसआई में आ गई। अब आपको इस एयर का मास निकालना है, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल निकालें, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इधर से आरटी को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो एन जो होगा वो पीवी अपॉन आरटी हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रेशर रखें, और ये जो वॉल्यूम है इसका, ये जो निकाला था आपने 0.02 मीटर क्यूब, 0.02 वॉल्यूम रखें, और कैपिटल आर 8.314 रखें, और टेम्परेचर रखें, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 3.98। जब ये नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो केमिस्ट्री में आप लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ते रहते हैं कि भाई किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इक्वल होता है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, m अपॉन n के इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास। तो आप यहाँ मॉलिक्यूलर मास पुट करें, 0.0288 पुट करें, और मास ऑफ गैस आ गया, और नंबर ऑफ मोल जो आपने ये निकाले थे यहाँ रख दें, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से इसका मास आएगा 0.114 किलोग्राम, ये एयर का मास होगा। ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ जी, रिप्लाई कर दें, क्लियर है आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जरा इसको नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट में उन्होंने आपसे कहा है कि अगर यही गैस है और इस पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर दिया जाए। 1 एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है, बार बार जान डिस्कशन हो चुकी है कि भाई इसके इक्वल होता है 1.01 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, कोई मुझे कह रहा है, अब्दुल्ला कह रहा है 1 सेकेंड। अच्छा भाई, लो भाई अब्दुल्ला। बोलो भाई अब्दुल्ला, कर लिया? अब्दुल्ला बोलो भाई। कर लिया? ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसका जो आपसे बी पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है कि भाई अगर यही जो गैस है, अगर इसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। 1 एटमॉस्फेयर तो आपको पता है ना, 1.01 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर इस गैस का इतना प्रेशर हो जाए और टेम्परेचर इसका 0 सेंटीग्रेड हो, यानी 273 केल्विन हो, तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? अच्छा, नंबर ऑफ मोल तो आपको पता है कांस्टेंट रहते हैं। तो आपने क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है उसमें जो आपने नंबर ऑफ मोल निकाले थे 3.98, वो तो वही रहेंगे। वॉल्यूम चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और यहां से आप वॉल्यूम निकाल लें। नंबर ऑफ मोल आप वही 3.98 रख दें जो पार्ट ए में आपने किए थे। आर आपका 8.314 आ गया, टेम्परेचर आपका ये आ गया 273, और प्रेशर आपका ये आ गया। तो यहां से आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कर लें आप इसे नोट। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये मुझसे हसान कह रहा है कि 1 मिनट बैक वाली स्लाइड दिखाएं। लो भाई हसान, अब जल्दी कर लो, तुम लोगों को सो सो के याद आ रहा है यार। मास फुरकान कहता है ये सबसे बड़ा चैप्टर है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इससे एग्जाम में भी तो बहुत कुछ आता है, इससे बहुत ज्यादा चीजें आती हैं एग्जाम में। ये चैप्टर जो है ना आपके कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। बोलो भाई हसान, तुम्हारी वजह से हम पीछे गए, बोलो। हसान अकरम सो गए? कब खत्म होगा? अबे भाई हो तो गया ये, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ताहिर खान कहता है कब खत्म होगा ये? यार चैप्टर तो खत्म हो चुका है, ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं चाहता तो अगले चैप्टर में निकल जाता, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि ये नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि पिछले 10 ईयर्स में आ चुके हैं और ये बुक से हटके। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो आप फंस जाओगे, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वरना चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है ना, बस एक आध क्लास इसमें लगानी है, इंशाल्लाह आजकल में हो जाएगा खत्म। अब्दुल्ला कहता है सर जो क्वेश्चन बुक में है वो नहीं, वो पेपर में कैसे आते हैं? वो पेपर में नहीं, पेपर में जो क्वेश्चन बुक में
नहीं है वो पेपर में कैसे आते हैं? ऐसे ही आते हैं जैसे ही आए नहीं। ये सवाल इसने अच्छा किया है कि जो जो क्वेश्चन बुक में नहीं है वो पेपर में कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं बेटा, जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। इसकी वजह ये कि इस चैप्टर में, इसकी वजह ये है कि इस चैप्टर में बुक में न्यूमेरिकल बहुत कम है। बुक में न्यूमेरिकली 10-11 सवाल है, न्यूमेरिकली बहुत कम है, तो इसलिए इस चैप्टर में बाहर से आ जाते हैं और इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये आपको करने हैं, ये कर लेंगे आप इंशाल्लाह। जितने मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कर लें, और फिर जो मैंने बुक के और एग्जाम्पल्स कराई है फिर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आपका, फिर अल्लाह ने चाहा इसमें से हो जाएगा। चलो भाई कर लिया, आगे चले, बोलो भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल आसान है लेकिन ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या क्वेश्चन है? 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस occupies a volume of 24.93 meter cube at a pressure of 500 Newton per meter square. Find the temperature of gas in centigrade. तो 1 ग्राम मोल ऑफ गैस का मतलब है कि 1 मोल गैस हो गई। 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24.93 मीटर क्यूब, ये गैस का वॉल्यूम हो गया। एट अ प्रेशर ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर हो गया। तो वो कह रहे हैं कि गैस का टेम्परेचर निकालना है सेंटीग्रेड में। तो पहले निकालोगे वो केल्विन में आएगा, उसमें से 273 माइनस कर दो, वो सेंटीग्रेड में चला जाएगा। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, आप सिंपल इसके लिए लगाओगे आइडियल गैस इक्वेशन। आपने आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ से टेम्परेचर निकाल लो, क्योंकि प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल भी गिवन है। ठीक है जी, ये सारी चीजें यहाँ रख दो, ये प्रेशर रखो, वॉल्यूम रखो, 1 मोल एन रखो और आर की वैल्यू रखो। तो ये 1499 केल्विन आ जाएगा। ये केल्विन में आ गया, इसमें से 273 माइनस करो, ये सेंटीग्रेड में आ गया।
अच्छा, मुझे कोई कह रहा है, उस्मान कह रहा है सर आंसर इज 1226, 1499 में से 273 माइनस करें 1226 आएगा। देख लो यार, अगर अगर 1226 है तो 6 कर लो, हो सकता है एक आध का फर्क हो गया प्लस माइनस में। ठीक है, और वो क्या नाम है, समीद अब्दुल्ला कह रहा है सर 273 क्यों माइनस किया है आंसर में प्लीज। ओ भाई अब्दुल्ला, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं ना, तो केल्विन से सेंटीग्रेड में वापस आने के लिए 273 माइनस करेंगे, इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि गैस का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में बताओ। क्वेश्चन देख लो। अच्छा, समीर कह रहे हैं कि टेक केल्विन से ताकि केल्विन से सेंटीग्रेड में आ जाए, आइडियल इक्वेशन से टेम्परेचर केल्विन में आता है। हाँ, समीर ने जवाब दिया। ठीक है अब्दुल्ला, समझ आ गई तुम्हें बात? बोलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द VRMS ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल at 27 centigrade given that the mass of nitrogen molecule is 4.67 exponent minus 27 kg and Boltzmann constant वो तो आपको बताइए। तो 27 सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस की VRMS निकालनी है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो आपने बहुत दफा कर लिया है, वो रूट वी बार स्क्वायर होती है। तो VRMS का मतलब है रूट वी बार स्क्वायर निकालना है और 27 सेंटीग्रेड पे निकालना है, मतलब केल्विन में 300 केल्विन हो गया। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास उन्होंने बता दिया है 4.67 10 पावर माइनस 27 kg, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास है। तो पहले भी हमने ऐसे ही किया था कि भाई हाफ एम वी बार स्क्वायर जो है वो 3/2 kT के इक्वल होता है। ठीक है जी, हाफ एम वी बार स्क्वायर 3/2 kT के इक्वल होगा। यहाँ से हाफ एम को राइट पे ले जाए तो ये 2/m हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v बार स्क्वायर कितना बचा 3 kT/m। अब दोनों साइड पे आप रूट ले लें, इधर भी रूट आ गया, इधर भी रूट आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका जो रूट v बार स्क्वायर है ये तो VRMS हो गया। अब राइट साइड पे जो 3 kT/m आ रहा है उसमें वैल्यूज रख दें। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन आ गया, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास दे दिया आपने, ये नीचे मास आ गया, इधर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है आप लोग? अच्छा, मुझे कोई सवाल कर रहा है, उजैर कह रहा है कि सर 1 ग्राम मोल और 1 मोल सेम है। हाँ बिल्कुल, 1 ग्राम मोल गैस का मतलब है 1 मोल गैस, सेम होता है। ठीक है, समीर ने रिप्लाई कर दिया। ठीक है,
यार ये ताहिर ने क्वेश्चन ये भी किया है कि क्वेश्चन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट सही है। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की दोनों यूनिट्स चलती हैं, जूल्स जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन भी चलती है और जूल पर केल्विन भी चलती है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने नोट किए हैं पास्ट पेपर से। तो पास्ट पेपर्स में कहीं पे जूल पर केल्विन दिया होता है, कहीं पे जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन दिया होता है। तो दोनों सही यूनिट है, दोनों चलती है। ठीक है, यार अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। एट सर्टेन टेम्परेचर the average kinetic energy of hydrogen molecule is 6.2 into 10 power minus 21 joule and its mass is 3.2 into 10 power minus 27 kg. Find its temperature and mean square velocity. मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या मतलब है? जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है तो रूट होता है और v बार स्क्वायर होता है। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? रूट, मीन, स्क्वायर और वेलोसिटी। लेकिन जब मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा तो रूट नहीं होगा, तो रूट आप हटा दें तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है कि v बार स्क्वायर। तो इसमें आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है और आपको निकालना है टेम्परेचर, और आपको कहा हुआ है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वो आपको दे दी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर आपको दे दिया है और हाइड्रोजन का आपको मास दे दिया है, एम आपको बता दिया है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो आपको पता ही है। अब टेम्परेचर निकालना है और आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। अब पहले टेम्परेचर की बात कर लें। हाफ एम वी बार स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT होता है, हम बार बार यूज कर रहे हैं। अब हाफ एम वी बार स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको गिवन है हाफ एम वी बार स्क्वायर, ये वैल्यू आपने रख दी और 3/2 k रख दिया आपने। यहां से आप सॉल्व करके टेम्परेचर निकाल लेंगे तो 299.5 केल्विन इसका टेम्परेचर आ जाएगा। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, यानी आपका टेम्परेचर आ गया। अब इसके बाद आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप इस तरह निकालेंगे कि दोबारा आप यही रिलेशन अप्लाई करेंगे, दोबारा यही रिलेशन अप्लाई करेंगे कि हाफ एम वी बार स्क्वायर जो है वो इक्वल है 3/2 kT के, और यहां से आप हाफ एम को राइट पे ले जाएंगे, वो 2/m हो जाएगा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो v बार स्क्वायर आपका आ गया 3 kT/m। अब ये जो 3 kT/m आ गया, इसमें जो आपने टेम्परेचर फर्स्ट पार्ट में आंसर निकाला है, ये जो टेम्परेचर निकाला है 299.5, ये आप टेम्परेचर की जगह रख दें, k रख दें, और जो मास है वो इन्होंने आपको हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है, वो नीचे आप मास रख दें, तो यहां से आपके पास v बार स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, कर लें आप इसको नोट। और ये जो v बार स्क्वायर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि v बार स्क्वायर की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा, क्योंकि v बार स्क्वायर है।
तो इसलिए इसकी यूनिट में मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर आएगा। अच्छा, समीर क्या कह रहा है कि क्या सिर्फ मेरा आंसर
सर से डिफरेंस आ रहा है 10 सर। समीत क्या हो गया, आंसर ठीक नहीं आ रहा क्या? हाँ यार समीत, आंसर ठीक नहीं आ रहा क्या? हाँ जरा समीत रिप्लाई कर दो बेटा, आंसर क्या चेंज आ रहा है तुम्हारा? हाँ समीत। अच्छा, अमीन कह रहा है सर मेरा आंसर भी कोई 33 से आ रहा है। ताहिर कह रहा है सर लास्ट वाला आंसर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो भी बताता हूँ, लेकिन ये जो आंसर समीद बता रहा है, समीद और अमीन जो कह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही मुझे बात कि कौन सा आंसर ठीक नहीं आता। तो मुझे रिप्लाई तो करो सही से। हाँ भाई समीद। अच्छा, अमीन कह रहा है सर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लंबी वैल्यू आ रही है, कौन सा, ए या बी? सर क्वेश्चन बी का आंसर तो यार वो मैंने 10 की पावर में दिया हुआ है ना, देखो तुम लोग, वो तो मैंने 10 पावर कर दी है। देखो, हो सकता है कि कैलकुलेट करने में मुझसे कुछ आगे पीछे हो गया हो, तुम लोग चेक कर लो, तुम लोग चेक कर लो यार। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सर आपका आंसर ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एक दफा चेक कर लो, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। मैंने पहले जब सॉल्व किया होगा उसमें कैलकुलेटर होगा, तो कभी कभी हो भी जाती है गलती। तो आप देख लो, मेरे सामने तो अभी कैलकुलेटर नहीं है। अब समीद पता नहीं कहाँ सो गया, और वो अमीन, ये दो बंदे कह रहे हैं। अब्दुल राफी कह रहा है सर ठीक है। हाँ तो तुम लोग देख लो भाई फिर। अच्छा, अब अमीन कह रहा है कि तो भाई देखो ना, तो इतनी लंबी वैल्यू बता रहे हो, 3874781.25 अमीन बता रहा है। तो भाई मैंने 3.87 10 की पावर 6 ले ली, तो मैंने 10 की पावर 6 ले ली, तो डेसिमल जो है वो 3.87 बन गया। डेसिमल आपका 6 लेफ्ट पे चला गया। आप अपने डेसिमल को 6 लेफ्ट पे ले जाओ, 3.87 कर दो, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। तो मैंने यही तो दिया हुआ है, मैंने जो आंसर दिया हुआ है वो 3.87 और 10 पावर 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ आ गई बात? और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होगी? भाई ऐसे होगी ना, देखो भाई ऐसे होगी कि ये v बार स्क्वायर है, यानी ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो ये जो भी आंसर है ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। बात समझ आई है सर? बोलो भाई। ठीक है। हाँ जी अशर सिद्दीकी साहब, आपको बात समझ आ गई? आगे चलें। ठीक है। अच्छा, अशर कह रहे हैं सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। अरे भाई मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर है ना, तुम होल स्क्वायर को खोल लोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर लिखा है, तुम स्क्वायर ऊपर नीचे लगा लो। समझ आई बात? बोलो अशर साइंसदान, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन आपके सामने भाई, अ हीट इंजन परफॉर्म्स 1000 जूल ऑफ वर्क and at the same time rejects 4000 joule energy into sink.
ए में कहते हैं व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, बी में कहते हैं कि इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज 75 सेंटीग्रेड देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब दो पार्ट्स हैं, तो ये कहते हैं कि भाई एक हीट इंजन है वो 1000 जूल वर्क कर रहा है, ये उसका वर्क डन हो गया डेल्टा डब्ल्यू, और इसी दौरान 4000 जूल हीट सिंक में भेज रहा है, तो सिंक में जो हीट जाती है वो हो गई Q2। तो ये आपसे पार्ट ए में बोलते हैं कि भाई इसकी एफिशिएंसी निकालें, ये तो एक बात हो गई। बी में कहते हैं कि इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज 75 सेंटीग्रेड। देखो सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है और सिंक का टेम्परेचर T2 होता है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा T1 माइनस T2। ठीक है, सोर्स हाई टेम्परेचर है और सिंक लो टेम्परेचर है, तो T1 माइनस T2 जो है वो 75 सेंटीग्रेड होगा। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मैं बार बार बताता रहता हूं कि सेंटीग्रेड और केल्विन का सेम होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेंटीग्रेड में 75 है तो केल्विन में भी 75 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो T1 माइनस T2 है वो 75 सेंटीग्रेड होगा और वो इक्वल होगा 75 केल्विन के। तो ये कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स बताएं, मतलब आपको T1 निकालना है। दो पार्ट्स हो गए। अब आप पहले पार्ट में आ जाएं, जो हीट इंजन का वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू वो Q1 माइनस Q2 होता है, तो वर्क डन आप यहाँ पे रखें 1000 और Q2 रखें आप 4000, तो यहाँ से आप Q1 निकाल लें, Q1 आपका 5000 जूल आ जाएगा। अब आपका Q1 जब 5000 जूल आ गया तो आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दें, ये वाला 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। इसमें Q2 आपका कितना है 4000 है, Q2 4000 है, Q2 4000 रख दें, Q1 आपका 5000 है, 5000 रख दें। तो जब ये डिवाइड होगा 4000 5000 से डिवाइड होगा तो ये 0.8 आएगा, 1 माइनस 0.8 इंटू 100, तो ये हो गया 0.2। 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी इसकी 20 आ जाएगी। तो ये तो इसका ए पार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक कर लें, फिर आपको इसका बी भी बता देती हूँ। यहां तक आ जाए पहले आप लोग। पास में बैठ जाते हैं। अरे सर
हाँ भाई आगे चलें, बोलो भाई। अच्छा भाई अब इसके बी पार्ट में आ जाओ। तो अब बी पार्ट में आप एफिशिएंसी का टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन इंटू 100 लगाएं आप। यहाँ पे टी1 आप एलसीएम ले लें, तो ऊपर आ जाएगा टी1 माइनस टी टू। अब जब ऊपर टी1 माइनस टी टू आ जाएगा, तो जो आपका टी1 माइनस टी टू है उसकी वैल्यू 75 है, तो आप टी1 माइनस टी टू की जगह यहाँ ऊपर 75 रख दें। और परसेंट एफिशिएंसी जो अभी आपने आंसर निकाला है 20, वो आप रख दें यहाँ पे। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लें। 100 इधर चला जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और टी1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और फिर इधर से आपका टी1 आ जाएगा। ओके।